भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कल्चर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। कितने सालों से हम हमारा कल्चर को प्रमोट करते आ रहे हैं, हमारे कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी ये कल्चर मेंटेन है, सस्टेन है। और इस कल्चर की खास बात ये कि ये कल्चर अपने आप में साइंस को भी एक्सप्लेन करता है और ये साइंस से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है अपने आप में कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आज के टाइम में भी रिवील नहीं हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से साइंस से काफ़ी ज़्यादा अटैच है। फॉर एग्जांपल, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है योगा। आज से कुछ साल पहले योगा के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन जब पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का एक इम्पोर्टेंस बना कि किस तरह से योगा और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह इम्पोर्टेंट होता है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे, किस तरह से आप कुछ एक्सरसाइज करके पर्टिकुलर पोजीशंस में अपनी बॉडी को मेंटेन करके काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इंडिया में स्लीपिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कुछ दिशाओं में अपना सर रख के नहीं सो सकते। उसके भी काफ़ी सारे साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि आज के इस मेन पॉडकास्ट के अंदर हम जानेंगे। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मेजरली स्लीप और ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे। किस तरह से ड्रीम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ड्रीम्स काफ़ी वाइड टॉपिक है और इसके ऊपर काफ़ी सारी डिफरेंट व्याख्याएं आप दे सकते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर थिंग के लिए, और साइंस क्या बताता है कि ड्रीम किस तरह से वर्क करते हैं। साइंस में कुछ स्टेजेस बताए गए हैं स्लीप के कि किस तरह से पहले लाइट स्लीप होती है और फिर वो धीरे धीरे डीप होती जाती है और फिर से धीरे धीरे वो लाइट होती जाती है, और किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस का अपना महत्व है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इस पॉडकास्ट का मेन हेतु ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि किस तरह से ड्रीम्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और ड्रीम्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी बॉडी के बारे में, हमारे माइंड के स्टेट के बारे में, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट, नोवेल सीरीज़ का 8th एपिसोड, जो कि बेस्ड है ड्रीम्स के ऊपर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। एंड तक देखते रहें क्योंकि ये पॉडकास्ट से आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटीज़ में किस तरह से ड्रीम के बारे में कुछ चीज़ें पॉपुलर हैं, किस तरह से ड्रीम वर्ड को डिफाइन किया जाता है, सपने को बताया जाता है कि सपना क्या है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन जाननी है तो वो काफ़ी बेसिक है, साइंटिफिक डेफिनेशन है कि आप जब सो रहे होते हो तब आप कुछ इमेजेस और कुछ ऐसे सेंसेशंस को फील करते हो और उस फीलिंग को ही ड्रीम कहते हैं। इस चीज़ का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हमें साइंस देती है। लेकिन अर्ली सिविलाइजेशंस क्या सोचते थे, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है इसके बारे में, वो थोड़ा सा बात करते हैं। अर्ली सिविलाइजेशंस की बात करें तो उन्होंने ड्रीम्स को एक मीडियम बताया है, एक जरिया बताया है जो कि आपको कनेक्ट करता है गॉड्स के साथ। वो ऐसा मानते थे कि ड्रीम्स एक ऐसा ब्रिज है जो कि अर्थ को और भगवान की दुनिया को, गॉड्स की दुनिया को कनेक्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ग्रीक्स और रोमन्स की माइथोलॉजी में, तो उन्होंने तो ये चीज़ को कन्विंस भी कर लिया है कि, और वो ये चीज़ को मानते हैं आज भी कि ड्रीम्स जो है उनके पास कुछ काफ़ी पावरफुल पावर्स होती है। अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की थियोरी को माने तो उनकी थियोरी के अकॉर्डिंग ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो हमें एक ज़रिया प्रोवाइड करते हैं अनरिजॉल्व्ड और रिप्रेस्ड फीलिंग्स को, विशेस को ऑब्जर्व करने का या फिर फील करने का। और कार्ल जंग की भी एक थियरी है। ऑल्सो कार्ल जंग जो थे वो स्टूडेंट ही थे फ्रॉइड के,
और उनके अकॉर्डिंग ड्रीम्स का एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो सकता है। और बाद में जाके ये चीज़ इवेंचुअली प्रूव भी होती है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारी डेवलपमेंट होती है टेक्नोलॉजी में, जिससे कि हम चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉनिटर कर सकें। एक मेजर न्यूरोबायोलॉजिकल थियरी है ड्रीम्स के लिए, जिसका नाम है एक्टिवेशन सिंथेसिस हिप्नोथिसिस। और ये थियोरी ये स्टेट करती है कि ड्रीम्स का कोई मीनिंग नहीं है। ड्रीम्स बस एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है रैंडम, जो कि आपको आपके पड़े हुए ब्रेन में ऑलरेडी पड़े हुए थॉट्स और इमेजेस को उठा के कुछ कुछ चीज़ें आपको महसूस करवाती है। ड्रीम्स के लिए एक थ्रेट सिमुलेशन थियरी भी काफ़ी पॉपुलर है, और ये थियरी ऐसा सजेस्ट करती है कि ड्रीमिंग से एक्चुअली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इवोल्यूट करता है। और इसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ड्रीम्स के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो रिपीटेडली अगेन एंड अगेन हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को महसूस करवाए, और ऐसे इंसिडेंट से हम जो भी थ्रेट्स फ्यूचर में हम फेस करें उसके लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट कर पाए। तो ये काफ़ी बड़ी थियरी जो है वो पॉपुलर है, और ये हमें थोड़ा सा सेंस भी बना रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लॉजिक है इसमें कि एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी सारी फियरफुल चीज़ें उसमें महसूस करते हैं। ऐसी थियरीज तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारी आई हैं गई हैं, कुछ प्रूव हुई है और कुछ आज भी मिस्ट्री बन के हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसी पॉपुलर और थोड़ा सा सेंस बनाने वाली, थोड़ा सा साइंस से जुड़ने वाली या फिर एंशिएंट इंडिया से जुड़ने वाली ऐसी थियरीज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया था। अब बात करते हैं ड्रीम्स के टाइप्स के बारे में, क्योंकि ड्रीम्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। मेजर 5 टाइप्स होते हैं, एक के बाद एक सबको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहला टाइप जो है ड्रीम का, वो है नॉर्मल ड्रीम, जो कि काफ़ी नॉर्मल होता है। और इस ड्रीम के अंदर हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कुछ ऐसे थॉट्स और मेमोरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। इस ड्रीम्स के अंदर हमारी एंजाइटीज़ और फियर्स के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और ये मोस्टली ज़्यादातर एक्सपीरियंस होता है डेली लाइफ में। तो ये सबसे कॉमन ड्रीम है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यूनिक ड्रीम्स के बारे में। तो सेकंड नंबर पे आता है डे ड्रीम, जो हम दिन में देखते हैं। ऐसा हमें कहा जाता है कि हमें दिन में सपने देखने चाहिए, क्योंकि दिन में जो भी हम सपने देखते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से हम देख रहे होते हैं, और इसमें हम जनरली हमारी विशेस को थिंक कर रहे होते हैं, हम वो एक प्लेजेंट वाइब को मैच कर रहे होते हैं, तो उसको हम डे ड्रीम बोलेंगे। तो ये भी एक ड्रीम का टाइप है। थर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है फॉल्स अवेकनिंग ड्रीम्स। और ये जो टाइप है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट भी करता है। इस ड्रीम के अंदर आप फिजिकली तो सो रहे होते हो, लेकिन आपके ब्रेन में ड्रीम के अंदर आप डेली एक्टिविटी को फॉलो करते हो, ऐसा आपको लगता है। तो आपको ऐसा फील होगा कि आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो और आप एक्चुअल में जागरूक अवस्था में हो। तो ये एक इल्यूजन जैसा आप बोल लो, ऐसा एक ड्रीम है और काफ़ी यूनिक टाइप ऑफ ड्रीम है, और शायद से आपने ये चीज़ ज़रूर से एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में एक बार। बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में, जो कि है नाइटमेयर। और ये तो काफ़ी पॉपुलर टाइप है, आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि नाइटमेयर्स काफ़ी डिस्कस किए जाते हैं। आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो उसके। नाइटमेयर वो ड्रीम होता है जिसके अंदर आपको काफ़ी टेरिफिक चीज़ें दिखती है, आप जिस चीज़ों को देख के डर जाते हो। तो जो भूत वगैरह के ड्रीम होते हैं, काफ़ी बेसिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं।
और इसमें सिर्फ वो घोस्ट वाली चीज़ें ही नहीं, यहाँ पे आपकी कोई एंजाइटी भी हो सकती है, आपका कोई फोबिया भी हो सकता है जिसको आप अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ ड्रीम हो गया। अब बात करते हैं 5 और मोस्ट इंटरेस्टिंग और इस पॉडकास्ट के अंदर जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं उस ड्रीम के बारे में, जो कि ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स के अंदर आप स्लीप कंडीशन में आप अवेयर हो जाते हो कि आप ड्रीम कर रहे हो, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, लेकिन आप काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाते हो, जिसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ल्यूसिड ड्रीम्स जनरली रैपिड आई मूवमेंट का जो स्टेज होता है उसके अंदर होता है। स्टेजेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए REM स्लीप को हम बात के लिए रखते हैं, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर आपकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपका आई का मोशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आपका ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है नॉर्मल सिनेरियो से हट के। नॉर्मल सिनेरियोज में REM स्लीप आपका 90 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे ही सोते हो उसके 90 मिनट के बाद ये स्टार्ट हो जाता है और ये कुछ 10 मिनट से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे आप सोते हो वो अपने स्टेज में जैसे ही एंटर होता है उसका टाइम पीरियड बढ़ते जाता है और ये मैक्सिमम 1 घंटे तक जा सकता है। ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसे ड्रीम होते हैं जो कि आप जनरली ऑब्जर्व नहीं करते या फिर उसको आप फील नहीं करते। न्यूरो साइंटिस्ट को आज की डेट में भी नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरह से और क्यों ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं, लेकिन उनको कुछ आइडियाज़ हैं, उन्होंने कुछ स्टडीज़ किए, कुछ रिसर्च किए, तो उनके पास वो हल्का खासा आइडिया रहता है, लेकिन कोई परफेक्ट कंक्लूजन आज तक उसके लिए नहीं मिला है। उन्होंने एक स्मॉल स्टडी की थी जर्मनी में और उन्होंने उसके अंदर ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रेस किया था कुछ वॉलंटियर्स के लिए और उन्होंने उनकी स्लीपिंग एक्टिविटी को मेज़र किया और मेज़रमेंट में हमें ये पता चलता है कि लूसिड ड्रीमिंग जो है ना वो इन बिटवीन स्टेट है, जिसमें आप पूरी तरह से सो भी नहीं रहे और पूरी तरह से जाग भी नहीं रहे। ये तो मैंने वैसे भी पहले बता दिया था, लेकिन ये प्रॉपर रिसर्च के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये चीज़ थोड़ी बहुत प्रूव भी हो चुकी है। ल्यूसिड ड्रीम्स के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बैड इफ़ेक्ट्स में ऐसा है कि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप्स थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में चले जाते हो, हेलुसिनेशंस जैसा कुछ होता है, ठीक है, आपको फील ऐसा होता है और आपका माइंड स्टेट थोड़ा सा इल्यूजन स्टेट में भी चला जाता है। तो ये एक इसका बैड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसका कुछ गुड पार्ट भी है, उसके कुछ बेनिफिट्स भी है। तो इससे आपकी एंजाइटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, ऊपर से आपकी मोटर स्किल्स वगैरह इम्प्रूव हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ गुड इफ़ेक्ट्स थे। कुछ स्टडीज़ ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप एक्चुअली ल्यूसिड ड्रीम्स के चांसेस को बढ़ा सकते हो, मतलब कि अगर आपको खुद से ल्यूसिड ड्रीम्स को फील करना है तो आप उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे कि वो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तरीका ऐसा है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो कि आप अनयूजुअल चीज़ों को, डिटेल्स को नोट करो अपने ड्रीम के अंदर और अलर्ट करो अपने आप को कि ये चीज़ अनयूजुअल है और ये चीज़ रियल नहीं है। और भी काफ़ी सारी रिसर्च चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से आप ये ड्रीम्स ट्रिगर कर सकते हो, लेकिन इससे कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे दो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रियलिटी टेस्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ड्रीम आपका रियल है वो आप टेस्ट करो। आप ऐसी कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि ड्रीम्स में करना बहुत हार्ड है। फॉर एग्जांपल आप इनहेल कर सकते हो माउथ को क्लोज करके, या फिर आप बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना काफ़ी हार्ड होती है ड्रीम में। तो उससे आपको रियलिटी पता चल जाएगी। फिर आप एक ड्रीम की डायरी बना सकते हो। ड्रीम की डायरी मीन्स कि जो भी आपके ड्रीम्स आ रहे हैं उनका एक आप डिटेल्ड रिटर्न रिपोर्ट टाइप रखो, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा ड्रीम एक्सप्लेन कर रहे हो जितना भी आपको याद है।
इस डायरी से क्या होगा कि आप और अवेयर हो जाओगे, आप यूज्ड हो जाओगे कि किस तरह से आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, पैटर्न्स क्या है। और ये सारे पैटर्न्स आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जब अंडरस्टैंड कर लेगा तो इट्स वेरी प्रोबेबल कि जब आप ड्रीम देख रहे होंगे तो आप अलर्ट हो जाओ और आप शायद से लूसिड ड्रीम्स का एक्सपीरियंस कर पाओ। सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस टेक्निक्स। अब बात करते हैं REM स्लीप के बारे में। REM का फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट, ओके। और ये स्लीप जो होता है ना वो आपके 90 मिनट के बाद होता है, मतलब कि आप जैसे ही स्लीप करोगे उसके 90 मिनट के बाद ये स्लीप आपका स्टार्ट हो जाता है, ये फेज़ आपका स्टार्ट होता है। ये 10 मिनट से स्टार्ट होता है और ये कुछ कुछ स्टेजेस पे आपको एक्सपीरियंस होता है और ये हर बार अपनी टाइमिंग की लेंथ को बढ़ाते जाता है। तो इसका टाइम पीरियड जो है ना वो इन दी एंड काफ़ी बढ़ जाएगा और ये मैक्सिमम 1 आवर तक जा सकता है। रैपिड आई मोमेंट के टाइम में आपकी हार्ट रेट और आपका ब्रीथिंग काफ़ी बढ़ जाता है और आपका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। REM स्लीप के टाइम में आपको काफ़ी सारे इंटेंस ड्रीम्स आ सकते हैं, आप काफ़ी सारी ऐसी इमेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो जो कि काफ़ी इंटेंस हो सकती है और ये आपके ओवरऑली ऐसे पार्ट को स्टिमुलेट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम एसोसिएटेड होता है आपकी डेली लाइफ से। लेकिन इसका बेनिफिट भी है कि ये आपके ऐसे मसल्स को स्टिमुलेट करता है ब्रेन के जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूज्ड होते हैं और उनको वर्किंग रखने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। REM स्लीप का बेनिफिट ये है कि ये आपके ऐसे मसल्स को स्टिमुलेट करेगा जो कि आपको हेल्प करते हैं लर्निंग के फेज़ में और आपका प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन जो होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है। इसी की वजह से बेबीज़ ऑलमोस्ट 50% अपना स्लीप का टाइम REM के स्टेज में निकालते हैं, जबकि एडल्ट्स जो होता है ना वो अराउंड सिर्फ 20% ही REM स्लीप ले रहे होते हैं। यहाँ पे REM स्लीप के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल 3 स्टेजेस होते हैं REM स्लीप के। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसमें आपकी आंखें बंद होती है, पर यहाँ पे इस स्टेज में आपको जगाना काफ़ी ईजी होता है और ये फेज़ सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट तक चल रहा होता है। आपका जो सेकंड फेज़ होता है ना वो लाइट स्लीप के नाम से जाना जाता है और इस फेज़ के टाइम में आपकी हार्ट रेट काफ़ी स्लो हो जाती है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है डीप स्लीप के लिए। और ये फेज़ एटलीस्ट 10 to 25 मिनट तक चलता है। बात करते हैं स्टेज 3 की, तो ये एक इंटेंस डीप स्लीप स्टेज माना जाता है और इस स्टेज के टाइम में आपको जगाना थोड़ा सा हार्ड रहता है और अगर कोई इंसान आके आपको जगा देता है ज़बरदस्ती तो आप काफ़ी टायर्ड फील करते हो। और ये चीज़ आपने प्रैक्टिकली भी कई बार नोटिस की होगी कि अगर आप काफ़ी हैवी स्लीप ले रहे हो और डीप स्लीप में अगर आप वो वाले स्टेज में हो तो आपको अगर कोई जगह देता है तो आपको काफ़ी टायर्ड फील होता है, मे बी आपको हेडेक भी हो सकता है इसकी वजह से। तो ये मोस्ट पॉसिबल रीज़न है इस पर्टिकुलर स्लीप के लिए। स्टडीज़ की बात माने तो जैसे आप ओल्ड होते जाते हो ऐसे ही आपकी स्लीप काफ़ी लाइट होती जाती है और आप डीप स्लीप काफ़ी कम लेने लग जाते हो। लेकिन ये चीज़ फैक्ट है कि आप जब ओल्ड हो जाते हो तब भी आपको डीप स्लीप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसी की वजह से कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आपके ब्रेन पे पड़ने लगते हैं जैसे ही आप ओल्ड होते हो। तो डीप स्लीप से आपके मसल स्टिमुलेट होते हैं जो कि एक बेसिक चीज़ है इस पर्टिकुलर स्लीप की, और वो मसल्स जब स्टिमुलेट होना बंद हो जाते हैं तो अनयूजुअल बिहेवियर हमको क्लियरली दिख जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जैसे ही इंसान ओल्ड होता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस पॉइंट में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहूँगा REM स्लीप के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले कि आपकी आंखें जो मूव करती है वो एक्चुअली मूव नहीं कर रही होती, वो एक्चुअली देख रही होती है। जो भी आप स्लीप में देख रहे हो ना उस एंगल में, उस डायरेक्शन में वो मूव करती है ताकि आप ऐसा फील कर पाओ कि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चीज़ है और जैसे कि हम नेचुरली करते हैं, हमारी आँखों को जो भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसके एंगल पे हम हमारी आइज़ को मूव करते हैं, तो वो सेम चीज़ हमारी स्लीप में हो रही होती है। बस यहाँ पे डिफरेंस है कि हम ड्रीम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। जैसे कि मैंने पहले बताया ये स्लीप फेज काफ़ी क्रिटिकल होता है और ये स्लीप फेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके ब्रेन को डेवलप करता है और ये आपके ब्रेन के अनयूज्ड मसल्स को ट्रेन करता रहता है, काइंड ऑफ योगा टाइप। जिस तरह से हम योगा करते हैं क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटी आज के टाइम में सिर्फ ऑफिस में बैठे रहना हो गई है,
तो इसकी वजह से हमारे जो भी मसल्स है वो स्टिमुलेट ही नहीं हो पा रहे। तो इसी के लिए योगा और एक्सरसाइजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काइंड ऑफ हमारे ब्रेन के वो वाले मसल्स को ट्रेन करता है और काइंड ऑफ एज अ योगा फॉर ब्रेन वर्क करता है, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर पाए। एक और फैक्ट ये है कि ये आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। ऊपर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिश कर देता है, जिससे कि आप क्रिटिकल कंडीशंस में इजीली डिसीजन ले पाओ और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाओ। इसीलिए शायद से ऐसा माना जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और जो भी कोडिंग करते हैं ना, उनको ये स्लीप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे जो है वो उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं और इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग के मामले में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक सिंपल फैक्ट ये भी है कि REM स्लीप आपको पैरालाइज कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता भी चल जाता है कि आप REM स्लीप के फेज़ में हो, फिर भी आप हिल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मसल्स जो है ना वो इनएक्टिव हो जाएंगे और ये काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये एक पावरफुल ब्रेन केमिकल सिस्टम को अपने साथ वर्क करवाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है। तो अगर आपको पता भी चल जाए कि आप ये वाली स्लीप के फेज़ में हो, फिर भी आप इस फेज़ में किसी भी तरह से अपने बॉडी को हिला नहीं सकते। अपने ये चीज़ में भी फेस की हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातों को डिस्कस किया वो सारी साइंटिफिकली प्रूवन थी। अब बात करते हैं कि एंशिएंट इंडिया ये ड्रीम्स के बारे में क्या बताता है, हमें कौन सी चीज़ सिखाता है इस ड्रीम्स के बारे में, और एंशिएंट इंडिया में क्या कल्चरली ये चीज़ को समझाया गया, क्या बताया गया, इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर हम एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात माने तो वो हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें 9 बजे से 3:30 बजे तक सोना चाहिए। उसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये उन्होंने सजेस्ट किया है और एक्चुअली ये काफ़ी हद तक सही भी है। क्यों सही है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमें कितनी स्लीप की ज़रूरत होती है। हमें उतनी स्लीप की ज़रूरत होती है जितना हम फिज़िकली टायर्ड फील करते हैं, जितना हम फिज़िकली वर्क करते हैं। तो इसकी वजह से हमें उतनी स्लीप लेनी पड़ सकती है, क्योंकि स्लीप जो है वो बेसिकली आपका रीजनरेशन होता है सेल्स का। तो नंबर ऑफ फिजिकल टायर्डनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्लीप। सिंपल सा फंडा है। अब बात करते हैं किस तरह से आपको 9 से 3:30 बजे तक सोना चाहिए। साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन है, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जब आप 9 से 12 तक सोते हो तो आपकी बॉडी 2 यूनिट तक एनर्जी जो है वो रीजनरेट कर लेती है। 12 से 3 बजे के बीच में आपकी बॉडी कुछ 1 यूनिट तक की एनर्जी जो है वो रीजनरेट कर लेती है, और 3 बजे से लेके 6 बजे तक आपकी बॉडी हाफ यूनिट जितनी एनर्जी रीजनरेट कर लेती है। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमें 9 से 3:30 बजे तक सोना चाहिए। ये इनफ टाइम है आपकी बॉडी के लिए, और इवन इनफ टाइम है आपके लिए मैक्सिमम एनर्जी रीजनरेट के लिए भी। तो ये परफेक्ट टाइमिंग माना जाता है और इस टाइम में आपको ज़रूर से सोना चाहिए। लेकिन आज के इस एडवांस बिजी स्केड्यूल में आई डोंट थिंक ये टाइम किसी भी पर्सन से मैच करेगा। जनरली 11 से 12 बजे लोग सोते हैं आज के टाइम में, तो ये चीज़ तो काफ़ी कॉमन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया हमें इस टाइम पे सोना चाहिए। अभी तक हमने जितनी भी बातों को डिस्कस किया वो सारी आपकी फिजिकल नीड के लिए जितनी ज़रूरत स्लीप है उसके बारे में किया। तो अगर आप इतनी स्लीप लोगे तो आपकी फिजिकल जो भी नीड होगी बॉडी की, रीजनरेशन ऑफ सेल की, वो आपकी यहाँ पे पूरी हो रही होगी। लेकिन जब ये चीज़ आप मेंटल हेल्थ के लेवल पे सोचोगे तो ये चीज़ें डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी मेंटल टायर्डनेस इज़ नॉट इक्वल टू फिजिकल टायर्डनेस, वो चीज़ें डिफरेंट होती है। तो इसी के लिए, क्योंकि अगर आप सोचो सॉफ्टवेयर डेवलपर इतना फिजिकल वर्क नहीं करता, लेकिन उसको मेंटल वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, उसको हैवी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, मैथमेटिकल्स चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो मेंटल लेवल पे वो काफ़ी टायर्ड हो जाता है, तो उसके लिए उसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ टायर्डनेस फील होती है। तो उसके लिए भी एक स्लीप अपना रिकवरी का काम करती है। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो मून की पोजीशन से कनेक्टेड है। इस चीज़ का काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन
इस तरह से दिया गया है कि लॉर्ड शिवा के हेड पे भी एक काफ़ी ब्यूटीफुल मून रखा गया है, तो उससे हमें काफ़ी एक सिंपल सा कनेक्शन दिखता है। और जो मैंने अभी आपको यूनिट्स बताए किस तरह से एनर्जी हमारी रिकवर होती है, वो एक्चुअल में हमारी ब्रेन की एनर्जी रिकवर होती है। यहाँ पे हमारी फिजिकल कोई भी एनर्जी रिकवर नहीं होती, क्योंकि अगर फिजिकल एनर्जी रिकवर हो रही होती तो हमारे मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते एक दिन के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही सारे डेटा को ट्रांसफ़र करता है, सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक पावर से ही ट्रांसफ़र करता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिकवर हो रही होती है। ये चीज़ फैक्ट है, और आप टेस्ट भी कर सकते हो कि अगर आप रात के 9 बजे सो जाओगे और 3:30 बजे उठोगे, ये चीज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ कुछ टाइम के लिए करोगे तो आपको क्लियरली आपको डिफरेंस पता चलेगा, और आपकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी ब्रेन की, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी नोटिसेबल है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर। ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन अब कभी ना कभी ये चीज़ अपने लाइफ में ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि इससे आपकी ब्रेन की रियल पावर आपको पता चलेगी। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो आप ऐसे इस तरह से सोचो कि आपका पूरा दिन काफ़ी सारे यूनिट्स की लैक्स में चला जाएगा, मतलब कि काफ़ी सारे यूनिट्स वहाँ पे मिसिंग होंगे और उतनी पावर यहाँ पे कम मिलेगी। अगर आप एक सिंपल से, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर जो होता है ना उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो सेम चीज़ आपके ब्रेन के साथ है, अगर आप उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से आपको एफिशिएंटली आउटपुट दे पाएगा। तो सिंपल सा फंडा है। एंशिएंट इंडिया में डेथ और स्लीप को कनेक्टेड माना जाता है, और उसके अंदर जो कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डीप स्लीप के स्टेज में कोई भी प्रकार से अहम नहीं रहता, ऐसा एंशिएंट इंडिया बताता है। मैं, मेरा या फिर तुम्हारा ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि स्लीप के टाइम में आपको पता नहीं रहता कि आप कौन है, क्योंकि देयर इज़ नो यू। जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देयर इज़ नो अहम। और जैसे ही हम स्लीप से उठते हैं वैसे ही अहम जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेम्पररी डेथ इज़ कॉल्ड स्लीप एंड परमानेंट स्लीप इज़ कॉल्ड एज डेथ। तो ये चीज़ सिंपल सा एक कोट जैसा है जो कि मैंने आपको बताया। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रियल भी लगती है, और शायद से इसी की वजह से गॉड ने स्लीप को क्रिएट किया हमारे लिए, क्योंकि शायद से उनकी ये इच्छा है कि लोग जो है वो डेथ से थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाए। तो ये तो कुछ कनेक्शन था डेथ और स्लीप के बीच में, जो कि एंशिएंट इंडिया ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। इंडिया में हमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है नॉर्थ और वेस्ट में सोने से, उस तरफ हेड रख के सोने से। तो इसका भी एक साइंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ऑलमोस्ट सभी चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से लेके बड़े तक, हमें घर में यही सिखाया जाता है कि हमें कभी भी नॉर्थ और वेस्ट में अपना हेड नहीं रखना, इस डायरेक्शन में कभी भी हमें नहीं सोना। तो ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ तो सबको पता है कि हमारी जो भी अर्थ है, पृथ्वी है, वो एज ए मैग्नेट वर्क करती है, उसके अपने एक मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें ये चीज़ भी पता है कि हमारी बॉडी में आयरन और एग्जिस्ट करता है। तो हमारी बॉडी काइंड ऑफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है जो कि अपने आप में अट्रैक्ट हो मैग्नेट से। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर है। और जब हम हमारी बॉडी को एक मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यही रीज़न है बेसिक कि ये अट्रैक्शन ऑपोजिशन में ना बदल जाए, इसी के लिए इसको परफेक्ट पोजीशन में रखना काफ़ी ज़रूरी है अपनी बॉडी को। तो इसी की वजह से ये चीज़ हमें सिखाई जाती है कि हमें कभी भी अपने हेड को नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड में नहीं रखना चाहिए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ भी एंशिएंट इंडिया से चलती आ रही है और हमें ये चीज़ सिखाई जाती है। इवन आप टेम्पल्स वगैरह में भी देखोगे तो वहाँ पे
आप जैसे आसन्स वगैरह को देखोगे तो वो सारी सिल्क या फिर वूल में से बनाई होती है। और ये एक सिंपल सा रीज़न है कि किस तरह क्योंकि जो अर्थ जो है वो एज ए मैग्नेट वर्क करता है, और उसको हम अगर उसका अपोज करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। इसके लिए हमें चीज़ों को स्मूथली चलने देने के लिए हमें उसके साथ चलना पड़ता है। तो इसी के लिए जो मेडिटेशंस वगैरह किया जाता था वो टाइगर्स और डियर के हेयर स्किन्स के ऊपर किया जाता था। तो ये भी एक काफ़ी प्रैक्टिकल रीज़न यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो कि पास्ट में हो चुके हैं और ड्रीम से रिलेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस किया है जीसस क्रिस्ट के बारे में। तो इस चीज़ का उन्होंने एक ड्रीम एक्सपीरियंस किया था, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने ड्रीम में कुछ ऐसा महसूस करते हैं, वो एक व्यक्ति को मिलते हैं ऋषि के जैसे, और वो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी उनको समझाते हैं जो कि क्रिश्चियन से काफ़ी ज़्यादा मैच होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे जीसस बॉर्न भी नहीं हुए थे, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है स्वामी विवेकानंद जी के साथ। दूसरे एक पर्सनालिटी थे श्रीनिवास रामानुजन, जो कि एक लेजेंड थे अपने आप में। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इक्वेशंस दिए जो कि आज के टाइम में भी काफ़ी स्ट्रेंज है और मिस्टीरियस है, क्योंकि वो अभी तक ना ही प्रूव हुए ना ही गलत साबित हुए। और उनके इक्वेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो आज के टाइम में भी ब्लैक होल जैसी काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनको सपने में ये सारे फॉर्मूलाज जो थे वो माँ सरस्वती आके उनको समझाती थी, ऐसा वो बताते थे। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रेंज यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है पास्ट में। बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया था कि उनको थियरी ऑफ रिलेटिविटी की इंस्पिरेशन अपने ड्रीम से मिली है। उनको एक स्ट्रेंज ड्रीम आया था जिसके अंदर उनको इस चीज़ की हिंट मिली थी, और वहाँ से उनकी ये जर्नी स्टार्ट होती है। इन 1913 नील्स बोर ने भी ये कंफर्म किया था कि उनको जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आइडिया मिला था वो भी उनको ड्रीम से मिला था, और उन्होंने ड्रीम में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो महसूस किया था। हमारे पास समाज में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमें ये समझाते हैं कि ड्रीम से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है, लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है। तो वो चीज़ें तो यहाँ पे होती रहती है, काफ़ी कॉमन है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ के ड्रीम्स के बारे में डिस्कस किया था। एक छोटी सी थियरी के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ड्रीम देख रहे होते हो तो आपका ब्रेन नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम जागरूक अवस्था में होते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं, और उनको ऑब्जर्व करने के बाद हम उनके बारे में चीज़ों को सोचते हैं, और हमारा एक इनर थिंकिंग प्रोसेस भी चालू रहता है बैकग्राउंड में। ऊपर से हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करना रहता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा बॉडी पूरा का पूरा रेस्ट में चला जाता है। ऊपर से हमारी आंखें भी बंद रहती है, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करते। और जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे नहीं। तो इसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है, और इसी की वजह से जब हम किसी भी प्रकार से ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, तो वो ड्रीम के अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रूल्स होते हैं, अपना एक वर्ल्ड होता है। ये चीज़ अपने आप में एक मैट्रिक्स की तरह है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है चीज़ें। तो ये भी एक थियरी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। 1899 में फ्रीड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, और उस बुक में उन्होंने ये बताया था कि ड्रीम्स जो है वो हमारी विशेष को कंप्लीट करने के लिए रहते हैं। लेकिन वो झूठे साबित हुए उनके खुद के एक कलीग से। उन्होंने जो थियरी हमें दी है उसके मुताबिक तो ये बताया जाता है कि हमारे ब्रेन में जनरली 2 पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। लेकिन उनकी थियरी के मुताबिक वहाँ पे एक और भी पार्ट रहता है जिसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड, और ये 30 to 40% ऑफ ब्रेन को कंटेन करता है। अनकॉन्शियस माइंड के पास एवरी सिंगल मेमोरी रहती है, जब से हम छोटे हैं, हमारी जब से बर्थ हुए तब से लेके अभी हम जिंदा है वहाँ तक की। तो वो सारी की सारी मोमेंट्स और मेमोरीज यहाँ पे एक्टिव रहती है,
और ये वही सारी मेमोरीज को होल्ड करता है। काफ़ी मैजिकली हम ये अनकॉन्शियस माइंड को हमारी स्लीप के टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसी की वजह से हमें ड्रीम्स आते हैं। और हमारी ब्रेन के पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसकी वजह से सिंबलिक मेथड और ये इमेजेस वहाँ पे यूज़ की जाती है खुद को समझने के लिए। तो यहाँ पे ये ब्रेन और ब्रेन के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अपने आप में। अपेरेंटली हमारा ब्रेन जो है वो यही सारी इंफॉर्मेशंस को कैप्चर करेगा, और अनकॉन्शियस माइंड अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे माइंड को प्रोवाइड करेगा, और वो माइंड अपने आप में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये काफ़ी सारे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, थियरीज और पर्सनालिटीज़ के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कस की, किस तरह से स्लीप वर्क करती है, साइकिल वर्क करती है, और कैसे आपको सोना चाहिए, एंशिएंट इंडिया क्या बताता है। ये सारी चीज़ें हमने आज के पॉडकास्ट में कवर की। काफ़ी ब्यूटीफुली ये पॉडकास्ट हमने बनाने की ट्राई की। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर से करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी लाइक कर सकते हो, अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो भी लाइक कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहें। तो ये था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पॉडकास्ट के साथ।